नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस विशेष पेशकश में बात होगी चीन की, क्योंकि एलएसी पर जारी तनाव के बीच चीन ने एक बार फिर से युद्ध का राकलाप दिया है। अब की बार खुद चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि सेना के जवान लड़ाई के लिए तैयार रहे। ये बयान उस वक्त आया है जब चीनी फौज लगातार एलएसी के उस पार डटी हुई है। आखिर क्या चाहता है चीन? क्या है जिनपिंग के इस बयान के मायने? चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो काम नहीं आएगा। जिनपिंग का युद्ध राग भी बेदम पड़ जाएगा। ड्रैगन की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि भारतीय सेना एक्शन में आ गई तो चीन की जमीन पर बरसेंगे बारूद। ये तो सिर्फ इशारा है हिंदुस्तान का, इशारा उस दुश्मन को जो अक्सर फड़फड़ाता है, अपने मुंह मिट्ठू मियां बनता है, कभी हथियारों की नुमाइश करता है तो कभी गीदड़ भभकी देता है। एलएसी पर तनाव के 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। चीन देख चुका है कि अब भारत पर आंख उठाने का नतीजा क्या होता है, लेकिन चीन आदत से लाचार है। तभी तो चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग युद्ध राग आलाप रहे हैं। जिनपिंग इस कोशिश में है कि उनकी पीएलए सेना थोड़ी मुस्तैद हो जाए। इसी इरादे से वो अपने जवानों को नसीहत दे रहे हैं कि जंग के लिए तैयार रहें। जिनपिंग ने अपने सैनिकों से अपील की है कि वो एक साथ कई मोर्चों पर तैयार रहें और तुरंत प्रतिक्रिया दें। सभी मौसम और हर इलाके में जंग लड़ने के लिए तैयार रहें। आपको अपना दिमाग और पूरी ऊर्जा तैयारी के लिए लगाना चाहिए। मरीन सैनिकों के बहुत से अलग अलग मिशन हैं। आपकी डिमांड ज्यादा होगी। इसको देखते हुए आपको अपनी ट्रेनिंग में जंग की तैयारी पर फोकस रखना होगा। जिनपिंग ने भले ही अपने बयान में एलएसी का जिक्र नहीं किया, भारत का नाम नहीं लिया हो, लेकिन 6 महीने से ज्यादा समय से जारी विवाद के बीच चीनी राष्ट्रपति का ये अहम बयान है। एलएसी पर रियल इसलिए है क्योंकि बड़ी तैयारी करके उसकी कोशिश थी बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ करे और हमारी जमीन को हड़प कर ले। उसको नहीं लगता था कि हिंदुस्तान की सरकार जो है और फौज जो है इतनी दृढ़ता से उसका मुकाबला करेगी। अभी वहाँ 6 महीने रह चुका है। अगर वो पुल बैक करता है बिना कुछ हासिल किए तो उसकी छवि चीन की बहुत गिरेगी, जीपेंग की छवि गिरेगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की छवि गिरेगी और उनके खात्मे का शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में किसी भी हालत में चीन पीछे नहीं हटना चाहता। वो कहता है कि उसकी जो 1959 की सीजफायर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो वहाँ पर उसको रिकग्नाइज करता है। उसको हिंदुस्तान ने शुरू से ही ना कहा है। मंगलवार को जिनपिंग पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मरीन कॉर्प्स के जवानों के बीच पहुंचे थे, जहां उनके सामने चीनी जवानों की वीर गाथा सुनाई और दिखाई गई। मरीन कॉर्प्स के जवानों ने जिनपिंग को वीडियो दिखाया कि उनकी तैयारी कैसी है और युद्ध के हालात बने तो वो कितने मुस्तैद हैं। ये वही चीन है जो ऐसे ही प्रोपेगेंडा वीडियो पहले भी कई बार जारी कर चुका है। भारत के साथ तनाव को देखते हुए वो हमेशा अपनी जुबान में खुद को 20 बताता दिखता है और अब अपने राष्ट्रपति के सामने चीनी सेना का गुणगान। अब युद्ध के तराने छेड़ने वाला चीन भारत की ताकत को भूल गया है। लगता है चीनी सेना के मुखिया को मेमोरी लॉस हो गया है, तभी वो अपने जवानों को युद्ध के लिए तैयार रहने का हुक्म सुना रहे हैं। में चीन अपने आप को एक ऐसे पोजीशन में फंस गया है कि वो उससे निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना ने स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर अभी ऑक्यूपाई करके पूरे जो चाइनीज फोर्स से उसको हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं और उनके डिफेंसेस एक तरह से अनटेनेबल हम लोग ने बना दिया है। लेकिन चाइना जो है जिस तरह से सिक्किम था या डोकलाम में जो उसको पीछे हटना पड़ा था, आज अपने ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी की वजह से वो पीछे हट नहीं पा रहा है और इसलिए चीन मजबूर हो गया है कि तकरीबन पिछले 70 साल में पहले बार उसको लद्दाख में विंटर्स में अपने ट्रूप्स को वहां पे रखना पड़ रहा है।
चीन को याद रखना चाहिए कि उसकी रेड आर्मी के लिए खतरा तो कम नहीं हुआ है और न ही कम होगा, क्योंकि भारत के रणबांकुरे LAC की निगहबानी में मुस्तैद हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन को मटियामेट करने का मादा रखते हैं। दिल्ली से मनजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको ये बता दें कि LAC पर तनाव के करीब 6 महीने बीत चुके हैं और अब तक भारत और चीन में तनाव खत्म करने पर 7 बार, जी हां 7 बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत भी हो चुकी है। लेकिन अब पीछे हटने के बाद अपने वादे पर चीन ने अमल ही नहीं किया है। हिंदुस्तान ने भी ठान लिया है कि जब तक वो पीछे नहीं हटेगा, हमारे जवान भी वहीं डटे रहेंगे। ने ही मानवता को विनाश करने का प्रयास। शांति का पक्षधर हिंदुस्तान नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन देश ने दुश्मन को ये भी बता दिया कि हमारी मातृभूमि पर आंख उठाना दुश्मन को कितना भारी पड़ेगा। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास। आज युद्ध के लिए सेना को तैयार रहने का संदेश सुनाने वाले जिनपिंग भूल गए हैं कि हिंदुस्तान की तैयारी कैसी है। लगता है उन्हें याद नहीं कि गलवान में कैसे भारतीय शूरवीरों ने चीन को सदमा दिया और चीनी फौज को भागने पर मजबूर कर दिया। 15 जून को गलवान में हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए, लेकिन चीनी हुक्मरानों ने तो अपने जवानों की गिनती तक नहीं बताई। अब लाल सेना वाली वही सत्ता युद्ध की तैयारियों वाला फर्जी तेवर दिखा रही है। अप्रैल से शुरू हुआ विवाद अब तक चल रहा है। LAC के दोनों तरफ दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी पोजीशन संभाले खड़ी हैं। सर्दी कहर बरपाने वाली है और आने वाला वक्त भारी पड़ने वाला है। चीन जानता है कि पहाड़ों पर बर्फ जमेगी तो उसके पांव उखड़ जाएंगे। वो माउंटेन वॉर की उस्ताद समझी जाने वाली भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फिर भी जिनपिंग जिद्दी बने हुए हैं। चीन की इसी जिद की वजह से वो शांति वार्ता को अनदेखा करता आया है। और तो और LAC के उस पार चीन लड़ाकू विमानों की तैनाती कर चुका है, एयर मिसाइल सिस्टम लगा चुका है, आर्टिलरी गन टैंक भी तैनात कर चुका है। 50,000 से ज्यादा PLA जवानों की तैनाती की है। पैंगोंग के उत्तरी हिस्से में सेना की बोट भी तैयार हो चुकी है। फिंगर 4 की पहाड़ी पर अभी भी चीनी सेना मौजूद है। अपने लाओ लश्कर के आंकड़े गिनवाने वाला चीन भूल गया कि LAC के इस पार भारतीय सेना ने कितनी मजबूती से पैर जमा लिए हैं। हजारों की संख्या में भारतीय फौज मुस्तैद है। होवित्जर तोप तैनात किए जा चुके हैं। पहाड़ों पर दुश्मन को बेदम करने वाले लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और ढेरों तैयारियां हो चुकी हैं। सबसे बढ़कर राफेल भी LAC पर गश्त लगा चुका है। भारत का कहना बिल्कुल सही है। चीन पहले उन इलाकों में घुसा जहां उसे नहीं होना चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के मुताबिक। अब चीन वहां पर घुसने के बाद में अब वो बातचीत के लिए इसलिए आगे आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने भी कुछ ऐसी हाइट्स ऑक्युपाई कर ली हैं जिससे उनको परेशानी हो रही है। लेकिन जिस इलाके में वो घुस गया है वहां से वो वापस नहीं जाना चाहते। हाल के दिनों में चीन के मुकाबले भारतीय सेना को अहम कामयाबी मिली है। रिजांगला, रिसिनला, मुखपरी जैसी पहाड़ियों पर भारतीय सेना डटी हुई है, जो चीन का सबसे बड़ा संकट है। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए अब तक कोर कमांडर स्तर की 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। बीजिंग का अड़ियल रवैया उसे बर्बादी के कगार पर पहुंचा चुका है। दिल्ली से मनजीत नेगी और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। चीन की विस्तारवादी सोच ने उसे पूरी दुनिया में विलन बना दिया है। जापान, ताइवान जैसे पड़ोसी परेशान हैं, तो वहीं अमेरिका जैसा देश चीन को लगातार सबक सिखाने की बात कर रहा है। ड्रैगन की घेरेबंदी के लिए क्वाड ने सदस्यों से ये कहा है कि वो भी रणनीति बना लें।
कभी युद्ध की धमकी देता है चीन, कभी प्रोपेगेंडा वीडियो से चाल चलता है चीन। पड़ोसियों की जमीन हड़पना चाहता है चीन। ये चीन की नीति है। दुनिया के सामने खुद को सुपर पावर साबित करने के लिए वो चीन कुछ भी कर गुजरना चाहता है। नैतिक अनैतिक, जायज नाजायज, सही गलत, उसके लिए कुछ मायने नहीं रखते। तभी तो वो अपने पड़ोसी देशों को परेशान करने से बाज नहीं आता। भारत पर चीन ने नजरें उठाई, उसका खामियाजा वो भुगत चुका है। ताइवान पर नजरें उठाई तो चीन को करारा जवाब मिल चुका है। जापान के खिलाफ चीन ने गुस्ताखी की तो उधर से भी चेतावनी मिल गई। नेपाल की जमीन पर चीन कब्जा जमा चुका है, वो अभी लाचार नजर आ रहा है। तिब्बत, हांगकांग में चीन का जुल्म छिपा नहीं है। अमेरिका और चीन की कट्टर दुश्मनी तो जग जाहिर हो चुकी है। चीन की उन्हीं नीतियों की बदौलत वो पूरी दुनिया में घिरता जा रहा है। इस दौर में भारत की कूटनीति भी अपना रंग दिखा रही है। तभी तो चीन की घेराबंदी के लिए 4 देशों का क्वाड भी एक्शन में है। इस संगठन में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। इसी महीने जापान में क्वाड की बैठक हुई, जिसमें जिनपिंग के इरादों को मटियामेट करने का प्लान बनाया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि क्वाड देशों में सहयोगी होने के नाते ये बेहद जरूरी है कि हम अपने लोगों और अपने सहयोगी देशों को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के शोषण, भ्रष्टाचार और दादागिरी से बचाएं। चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीति साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, हिमालय, ताइवान हर जगह देखने को मिल रही है। एक नॉर्मल और जायज सी बात है जो एक राष्ट्रपति अपने पूरे फोर्सेस को कहेगा, और वाकई जो मौजूदा हालात है जिसमें चीन जो है अपने सब पड़ोसी मुल्कों के साथ, या तो ताइवान हो, या तो इंडिया हो, या फिर साउथ चाइना सी को भी अगर हम देखें, हर जगह वो झड़प में उलझा हुआ है। और आज का जो मौका है, जो माहौल है, वो बहुत लड़ाई कभी भी हो सकती है, और चीन अगर अपने आदतों को सुधारे नहीं तो ये बिगड़ कर माहौल एक्चुअली लड़ाई में और युद्ध में कन्वर्ट हो सकता है। LAC पर जारी विवाद को लेकर अमेरिका खुलकर भारत के समर्थन में आ चुका है। ताइवान और जापान भी अपने तेवर चीन को दिखा चुके हैं। साउथ चाइना सी में अमेरिका अपने जंगी बेड़े के साथ मौजूद है। लेकिन चीन समझने को तैयार नहीं। उसे सहयोगी के रूप में सिर्फ पाकिस्तान नजर आ रहा है। दोनों हिंदुस्तान की नाक में दम करने की कोशिशों में जुटे हैं। ऐसे में चीन को ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक छोटी सी गलती की तो उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर में पहले फारूक उमर अब्दुल्ला और अब महबूबा मुफ्ती की रिहाई के साथ ही अनुच्छेद 370 के नाम पर राजनीति का नया खेल शुरू हो गया है। शाम 4 बजे फारूक अब्दुल्ला के गुप्कार वाले बंगले पर कश्मीर के नेताओं की बैठक होगी। मकसद एक ही है, केंद्र के विरोध को हवा देना। 370 पर रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। $370 पर आक्रोश भड़काएंगे, सियासत चमकाएंगे। $370 पर अब्दुल्ला महबूबा की नफरती जोड़ी। $370 पर राजनीति प्यारी तो देश से गद्दारी। एक साल 2 महीने और 9 दिन यानी कुल मिलाकर 436 दिन बाद महबूबा मुफ्ती को नजरबंदी से आजादी क्या मिली, कश्मीर में अमन को आग लगाने की साजिश शुरू हो गई। शिष्टाचार मुलाकात के बहाने अब्दुल्ला परिवार महबूबा मुफ्ती से मिलने आया और अनुच्छेद 370 के खिलाफ राजनीतिक लामबंदी की पूरी पटकथा तैयार हो गई। तमाम गुप्कार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले जो पार्टी हैं और जो लीडर हैं, उन सबको कल जनाब फारूक साहब 4 बजे दावत देंगे। उस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी
आज कहा है कि वो उस मीटिंग में शामिल होंगे। उस मीटिंग के दौरान मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पे जो है उस पर नजर डाली जाएगी और आगे के लिए गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले तमाम पार्टियों का एक नजरिए में उनका एजेंडा क्या रहेगा उस पे कल बातचीत होगी और वो सारा मामला कल तय होगा। उमर अब्दुल्ला जिस बैठक की बात कर रहे हैं उसका मकसद हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि कश्मीर के नेताओं की नजरबंदी हटते ही घाटी में कैसे देश विरोधी बयार बहाने की कोशिश होने लगी। आजादी मिलते ही अब्दुल्ला महबूबा देश विरोध का राग अलापने लगे हैं। सीधे सीधे साजिश वाली बोली बोली जा रही है। अलगाववाद की आग भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतई भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूं ये राह कतई आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब का हौसला और अज़म ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मुआविन होगा। आज जबकि मुझे रिहा किया गया है, मैं चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। महबूबा का ये संदेश सबूत है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 की विदाई का दर्द अभी गया नहीं। अनुच्छेद 370 की आड़ में कश्मीर की आवाम के हितों से खेलने की आजादी खत्म होने की खलबली अभी बाकी है। महबूबा, अब्दुल्ला दोनों को लग रहा है कश्मीर की स्वायत्ता का सवाल उठाकर जिस सियासी वजूद को बचा कर रखा था वो तहस नहस हो चुका है। आगे भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही, इसीलिए दो पुराने सियासी दुश्मन एक दूसरे के शुभ चिंतक बनकर खड़े हो गए हैं। ये गुपकार एजेंडा देशद्रोहियों का एजेंडा है। ये गुपकार एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा है। जम्मू कश्मीर की जनता का इस गुपकार एजेंडे से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता ने पहले ही इस गुपकार एजेंडे को कूड़ेदान में फेंक दिया है। ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने पापों को छिपाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 के पैरोकार कश्मीरी नेताओं की 14 महीने से बोलती बंद थी, लेकिन नजरबंदी से आजादी मिलते ही उम्मीदों के पंख फड़फड़ाने लगे हैं। श्रीनगर में नेताओं का मिलन समारोह शुरू हो गया है। एक बार फिर कश्मीर की स्वायत्ता का जज्बाती मुद्दा भड़काने की चाल चली जा रही है, लेकिन फारूक और महबूबा ये भूल रहे हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। वो एक बार फिर देश का मूड भांपने में गलती कर रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर की सियासी पार्टियां अनुच्छेद 370 के कवच की आड़ में सालों से सियासी रोटियां सेक रही हैं। 5 अगस्त को मोदी सरकार ने वो रास्ता बंद कर दिया था। नजरबंदी में भी नेताओं की चली नहीं, लेकिन आजाद होते ही गुपकार घोषणा के कागजात बाहर निकाल लिए गए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। देश की संसद ने तय किया और जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्ति मिल गई। एक हिंदुस्तान, एक संविधान, एक विधान के दायरे में कश्मीर भी आ गया, लेकिन कश्मीर के नेता सख्ते में आ गए। 370 के अंत का मतलब स्वायत्ता का सब्ज बाग दिखाने वाली सियासत का अंत था। बॉर्डर स्कर्मिशेस बढ़ रही हैं और लोग मर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रोज आप अखबार देख लीजिए, है कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने का। और बातचीत के सिवा मैं नहीं समझता हूं, जैसे आप चीन से बात कर रहे हैं, चीन से कोशिश कर रहे हैं कि वो पीछे हट जाए, इसी तरह से हमें अपने पड़ोसी से भी बात करके रास्ता निकालना पड़ेगा
इस स्थिति से निकलने के लिए। अब्दुल्ला परिवार हो या मुफ्ती खानदान, 370 खत्म करने पर बेचैनी हर तरफ थी। कश्मीरियों के जज्बात से खेलने वाली राजनीति का बोर या बिस्तर बंधने जा रहा था। संसद में प्रस्ताव पारित होने से ठीक एक दिन पहले यानी 4 अगस्त 2019 को फारूक अब्दुल्ला के घर कश्मीर के राजनीतिक दलों की बैठक हुई। बैठक में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ राजनीतिक युद्ध का संकल्प लिया गया। संकल्प को गुपकार घोषणा का नाम दिया गया क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का घर गुपकार इलाके में ही है। मात्र एक दिन की रिहाई के बाद आज जो है जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुपकार डिक्लेरेशन की और एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें 6 दल जो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल हैं, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल, वो इसमें भाग लेंगे। कांग्रेस सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआईएम और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नुमाइंदे हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। गुपकार डिक्लेरेशन पर जम्मू कश्मीर के 6 राजनीतिक दलों के नेताओं के हस्ताक्षर थे। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती पीडीपी, जीए मीर कांग्रेस, एमवाई तारिगामी सीपीएम, सज्जाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस, मुजफ्फर शाह आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। यानी वो तमाम पार्टियों के नुमाइंदे थे जिनको अपनी नैया डूबती हुई दिख रही थी।